सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 10 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य के मोडेरा गांव को देश का पहला सौर संचालित गांव घोषित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुजरात। तो सरकार के द्वारा जल्दी गुजरात के मोडेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया जाएगा। और ये किसने कहा? गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मोडेरा गांव को सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। इसके लिए गांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि बीज बैटरी एनर्जी स्टोर्ड सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। मतलब दिन के समय तो घरों में जो सोलर पैनल लगे होंगे उनसे बिजली पैदा होगी और सूर्यास्त के बाद यानी कि रात में बीज के माध्यम से लोगों को बिजली मिलेगी। बीज की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, वो ध्यान रखना। बैटरी एनर्जी स्टोर्ड सिस्टम मतलब बैटरी से एनर्जी मिला करेगी रात में। तो गांव के सभी घरों में 1300 से ज्यादा 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। और इसी के साथ मोडेरा गांव का जो सूर्य मंदिर है वो भी सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इस मंदिर की बात करें तो इसे चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। अब एक आध प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहले तो आप मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर बांध पे मिलेगा ये नर्मदा नदी पर, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट की। आपको याद है अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी कहाँ? नई दिल्ली में। और याद रखना बालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ था। चलो बताओ, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये कौन सा बना? केरल का कुंभलांगी गांव। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बनी जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और हर गांव में पुस्तकालय के साथ झारखंड का जामताड़ा जिला ये देश का पहला जिला बना। अब बात तो यहाँ पे गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। आपने कहा गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र भी है अमित शाह का, जो कि गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। याद रखना गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल एजेंसी बनी है। और इस कार्यालय के डायरेक्टर जनरल बनाए गए डीजे पांडियन। आपको याद है गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बनेगा। और गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण भी किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक जिसको नाम दिया स्मृति वन, इसका उद्घाटन भी किया गुजरात के भुज में। और केवीआईसी ने कहां अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया? तो भी आंसर होगा गुजरात। याद रखना गुजरात सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना है। और भारत की पहली स्टील सड़क ये बनी थी सूरत में। वैसे बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी सूरत में ही बनाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग बताओ, इस साल 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन ये कहां पे होना है? अभी अक्टूबर में ही होगा ये तो मुझे पता है गुजरात में ही होगा, लेकिन गुजरात में कहाँ होना है ये आपको बताना है। और अगर आपसे पूछे ना कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो गुजरात के गांधीनगर में। अभी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? गुजरात के जामनगर में। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना रिलेटेड टू गुजरात। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आज शाम को रेडी रहना आप लोग एक सरप्राइज के लिए। आपके इस सरप्राइज के लिए मैं 2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यू। मतलब मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि मैं नहाया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बस वो करना है। आज शाम तक वो वीडियो आप तक पहुंचाना है। वैसे नहाने खाने में इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन बस एक होता है ना धुन लगी होती है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि बस वो वीडियो आप तक शाम तक पहुंच जाए, फिर मैं 10 बार नहा लूंगा, 10 बार खा लूंगा। कौन सा वीडियो है वो? शाम को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पता लग जाएगा। बस अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो फिर देखते हैं शाम को। अभी बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो आंसर होगा BRS। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? यानी कि भारत राष्ट्र समिति। आप जानते हो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। तो उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी का नाम, जिसका नाम क्या था? TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसे बदलकर BRS भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। क्यों बदला? तो उनका कहना है कि राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको देश भर में प्रदर्शित किया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने नाम बदला।
लेकिन आपको याद है हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, वो क्या कह रही हैं कि इन्होंने तांत्रिकों बाबा साधुओं के कहने पर इस पार्टी का नाम बदल दिया। बाकी कौन सच्चा कौन झूठा ये तो भगवान ही जाने, हमें तो जो याद रखना है वो नाम याद रख लेंगे, जो नाम बदलोगे वो पढ़ लेंगे। वैसे भी योगी जी के राज में नाम बदलने की आदत सी लग गई है सबको। चलो नाम बदलने से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। बहुत मजे कर लिया आपने, अब नाम बताओ। अभी तेलंगाना ने आपको याद होगा नए सचिवालय का नाम बदल के किसके नाम पे रखा? BR अम्बेडकर जी के नाम पे। अभी राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया, याद रखना। एक देश है कजाकिस्तान, इसने भी ड्रामे बहुत किए। पहले इसकी कैपिटल का नाम अस्ताना था, फिर बदल के नूर सुल्तान कर दिया, अब वापस बदल के अस्ताना कर रहे हैं। मतलब जिनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो नाम ही बदलते रहो। उसी तरह से महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया और ओस्मानाबाद का नाम बदल के धाराशिव कर दिया था। उसी तरह से नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल कर DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया था। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम किया गया। और अगर आपसे पूछे कि स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदल के क्या किया गया? सुंदर भारत। और अगरतला एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम सिंह के नाम पर रखा गया। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम तो आपको याद होगा अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया था। उसी तरह से नई दिल्ली में ही जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसका नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन किया गया था। उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था, नेताजी एक्सप्रेस। और गो एयर एयरलाइन का नाम गो फर्स्ट कर दिया गया। तो इस तरह से बदले हुए नामों के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, वैसे काफ़ी सारे हैं, हम रिवाइज करते रहते हैं डेली करंट अफेयर्स में। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। अब आपसे पूछ रहे हैं 2023 में 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गोवा करेगा। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बताया अगले साल यानी कि अक्टूबर 2023 में जो 37वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में होंगे। अभी 36 नंबर के 2022 में कहाँ पे हुए? गुजरात में हुए, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था सवज, मतलब होता है शावक। और अगले वाले याद रखना गोवा में होंगे। चलो कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। 2023 में 19वीं एशियन गेम्स भी होंगे। कहाँ पे? चाइना के हांगझो में। आपको याद है 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और 2023 में इसरो और नासा का जो संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा 2023 में। उसी तरह से 2023 में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे ये भी शुरू होगा। कौन सा? द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ेगा ये। और 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भी भारत में होंगे। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये भी भारत में उड़ीसा में होंगे ये। और 2023 में जो 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हैं वो वियतनाम में होंगे। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भी भारत में होंगे। 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई, ये भी याद रखो। और 2023 में G20 समिट को होस्ट करेगा भारत। 2023 में इंटरनेशनल सी फूड शो को होस्ट करेगा कोलकाता। और एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना, होमवर्क प्रश्न है ये, डाल लो इसे। 2023 में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? आप बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ फिर, अभी किसने लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो रेड बुल के ड्राइवर हैं, डच ड्राइवर है ये मैक्स वर्स्टपन, जिन्होंने जापानी ग्रैंड प्री जीत करके फॉर्मूला 1 2022 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। वे लगातार दूसरे साल वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। कौन? मैक्स वर्स्टपन। अच्छा मुझे बताओ, अभी कौन सा फॉर्मूला 1 ड्राइवर है जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा करी है? तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल। और अगर आपसे पूछे कि इस साल लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। और वुमेन्स में बात करेंगे तो जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर है एलन थॉम्सन हेरा, उनको चुना गया था, ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा रामचरण को। ये साउथ एक्टर है रामचरण, जिनको हीरो मोटोकॉर्प ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आपको याद है एक कन्नड़ एक्टर है किच्चा सुदीप, इनको अभी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ऋषभ पंत ये अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, अक्षय कुमार भी बने थे। सौरव गांगुली अभी ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसी तरह से
रवि शास्त्री, ये फैन कॉर्ड के बने थे। MS धोनी गरुड़ एरोस्पेस जो कंपनी है उसके बने थे। और विद्या बालन अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, अभी किस टेनिस प्लेयर के नाम पर एक बीटल का नाम रखा गया है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जिनके नाम पर अभी सर्बियाई वैज्ञानिकों ने एक बीटल की नई प्रजाति है उसका नाम रखा है। बीटल मतलब कीट, कीड़ा, और नाम क्या रखा है? डुवेलियस जोकोविच। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो अभी कौन से टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा करी है? तो वैसे तो कोई एक नहीं है, 2-3 कर चुके हैं इसी साल। जैसे कि एक तो रॉजर फेडरर ने अभी लेटेस्ट किया था, उससे पहले सेरेना विलियम्स ने कर दिया, सानिया मिर्जा ने कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया की एक टेनिस प्लेयर है एशले बार्टी, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया इसी साल। और देखो टेनिस की बात चल रही है, और जब भी टेनिस की बात होती है मैं आपको 4 ग्रैंड स्लैम हमेशा बताता हूँ, चाहे कितना समय लग जाए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आपका रिवीजन कराना जरूरी है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। पहले हम बात कर लें ये कौन कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन होता है आपका क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल किस किस ने जीता। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता है, और ये स्पेन के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एशले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, और उसी के बाद उन्होंने संन्यास लिया था। फ्रेंच ओपन में बात करेंगे, फ्रेंच ओपन को याद रखना रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। इसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता है, वो स्पेन के ही हैं, और ये किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहलाते हैं राफेल नडाल। इसमें वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता, वो पोलैंड की है। फिर हुआ विंबलडन ओपन, इसका मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, जो आपने देखा सर्बिया के हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल एलिना रिबाकिना ने जीता, ये कजाकिस्तान की हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कजाकिस्तान की पहली महिला है जिन्होंने इस तरह का कोई टाइटल जीता है। फिर हुआ US ओपन में मेन सिंगल टाइटल कार्लोस अल्काराज ने जीता, जो कि स्पेन के हैं, और वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, वो पोलैंड से हैं। तो ये आप याद रखेंगे। एक वर्ल्ड टेनिस डे भी ध्यान रख लो, मार्च के पहले सोमवार को होता है, तो इस बार हमने इसे 7 मार्च को मनाया है। ठीक है, याद रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी RBI ने किसे यस बैंक के MD CEO के रूप में 3 साल के लिए पुनर्नियुक्त किया है? तो आंसर होगा प्रशांत कुमार को। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है यस बैंक, और इसके MD CEO कौन? प्रशांत कुमार, जिनको अभी RBI ने 3 साल के लिए फिर से नियुक्त कर दिया है। आप जानते हो अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? दिलीप तिर्की। DRDO के अध्यक्ष कौन बने? समीर वी कामत। और इंदरमीत गिल की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे अभी ये। यस बैंक की स्थापना होती है सन 2004 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है, और उसके चेयरपर्सन कौन है? सुनील मेहता। और MD CEO ये प्रशांत कुमार। इसकी टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी किस दिन को विश्व मुस्कान दिवस यानी कि स्माइल डे के रूप में मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। याद रखना, हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को ये विश्व मुस्कान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल हमने ये 7 अक्टूबर को मनाया, और इस दिन की हर साल थीम एक ही होती है। क्या है? डू एन एक्ट ऑफ हेल्प वन पर्सन स्माइल। एक आपको याद होगा वर्ल्ड लाफ्टर डे भी होता है, वो मई महीने के पहले संडे को मनाया जाता है। तो इस बार हमने उसको 1 मई को मनाया था। चलो अब रिवाइज कर लेते हैं अक्टूबर में कौन कौन से दिन हम मना चुके हैं। तो देखो, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में हमने मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया था, और इंटरनेशनल कॉफी डे भी मनाया। और 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस भी मनाया। फिर 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस मनाया था, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे होता है। देखो कंफ्यूज मत होना, 2 अक्टूबर को हमने विश्व कृषि पशु दिवस मनाया था, और 4 अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनिमल डे मना रहे हैं। 5 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड टीचर डे मनाया। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे पहली बार मनाया, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर को अभी वर्ल्ड कॉटन डे मनाया था, और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया था। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय ने विश्व महिला 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता, सिल्वर जीता? तो आंसर होगा
विद्या पिल्लई। तो पूर्व विश्व टीम स्नूकर चैंपियन और कई बार अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रही विद्या पिल्लई ने विश्व महिला 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर जीता है। अच्छा, इनके अलावा एक और भारतीय हैं जिनका नाम है वर्षा संजीव, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। देखना, ये विद्या पिल्लई है ना, ये नाम याद रखना। इनको क्वीन ऑफ द ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न अगर मान लो एक से आगे एग्जाम में कि क्वीन ऑफ द ग्रीन के नाम से किनको जाना जाता है, तो विद्या पिल्लई आंसर करना। इनका संबंध किससे है? स्नूकर से है, स्नूकर गेम से है। कहां से हैं ये? तमिलनाडु से। आपको बता दूं, वे 9 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब भी जीत चुकी हैं और 2017 में विश्व महिला स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। उसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता था। और स्नूकर में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए कर्नाटक सरकार ने उन्हें 2016 में एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए अब बताइए, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में पहले स्थान पे कौन रहे? तो आंसर होगा किलियन एम्बाप्पे। तो अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में पहले स्थान पे रहे पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे। ये मात्र 23 साल के हैं और 2022-23 में इन्होंने करीब $128 मिलियन कमाए। उसके बाद लियोनेल मेसी और तीसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा गया था कि 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो वैसे तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा है शांति का नोबेल पुरस्कार एक तो व्यक्ति है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आप देखोगे तो एक व्यक्ति का नाम मिल जाएगा आपको, एलएस बियालित्स्की। तो ये इसका सही उत्तर होगा। और गाइज, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और देखो, क्विज आप जरूर लगाया करो, क्योंकि जब आप क्विज लगाओगे तो इन सभी क्वेश्चंस की आपके अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ताकि एग्जाम टाइम में इन सभी क्वेश्चंस को आप भूलो नहीं। और अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में एक अच्छा फीचर भी आपको मिलेगा लीडर बोर्ड का, जहां पे आप अपनी रैंक देख सकते हो। और अगर आप टॉप 10 के अंदर आते हो तो आप ही नहीं, सभी लोग आपको देख सकेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर सभी। जैसे कि कल की क्विज में कौन से स्टूडेंट टॉप 10 में रहे, तो आप देख सकते हो। तो कल फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे रोशन, फिर है सरिता दास, बबली कुमारी, स्वर्ण कुमारी, अंकिता, अन्नू, अंतर्यामी, ज्योति, भावना और रितेश कुमार। अब मैं ये नाम आपको क्यों दिखा रहा हूं, इनके नाम क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप लोग थोड़े से मोटिवेट हो सको। आपकी भी कोशिश रहे कि यार मेरा भी नाम इस लिस्ट में आना चाहिए, कल के वीडियो में मेरा भी नाम बोला जाना चाहिए, सब लोग आपका नाम सुने। और यहाँ पे नाम कब आता है? जब कम समय लेकर के आप ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो। अब अगर आप ऐसा सोचोगे तो फायदा क्या होगा? भले ही यहाँ पे नाम आए ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस लालच में आपके क्वेश्चन को स्पीड से रीड करने की जो हैबिट है वो बनेगी। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा कि एक ही बार में क्वेश्चन को मुझे समझना है और उसका आंसर लगाना है, क्योंकि यही तो वो चीज है जो एग्जाम में आपको दूसरों से आगे रखती है। वरना पेपर तो सबको आता है, लेकिन कम समय में जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करता है वही बाजी मार ले जाता है। तो बस हम यही चाहते हैं कि कम से कम समय लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करो। अब आप कोशिश करना, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं करा तो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।